हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका सत्यापन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। लेकिन आज हम क्या बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव। आइए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आप सभी लोग क्लास को फटाफट लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे समझेंगे कि क्या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव जो होता है भैया, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखेंगे। क्या ऐसा निकाय आप लिखेंगे परिभाषा, ऐसा निकाय जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। परिभाषा नोट डाउन करके चलेंगे हम लोग, ठीक। ऐसा निकाय जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये आपकी क्या रही परिभाषा, क्या ये आपकी परिभाषा रही। क्या आप पढ़ेंगे परिभाषा क्या लिखा है। परिभाषा आपकी लिखा है, ऐसा निकाय जिनमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल या तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक परिभाषा आपकी क्लियर है। तो एक एग्जांपल समझते हैं कैसे। ये तो हिंदी में लिखा है परिभाषा, तो अब सर समझे कैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो आइए फिगर बनाते हैं, क्या चित्र बनाते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ठीक। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, ये मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है। कह रहा है इस पे दो आवेश होंगे। कितने आवेश होंगे, दो आवेश होंगे। और कैसे होंगे, विपरीत प्रकार के होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक आदमी प्लस क्यू होगा, दूसरा आवेश क्या होगा, दूसरा आदमी माइनस क्यू होगा, ठीक। तो यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अर्थात ये यहां से यहां तक की कुछ भी दूरी भी रही होगी, जिसको हम अल्फ दूरी के नाम से जानते हैं, यानी छोटी दूरी रही होगी। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ दूरी भी कहते हैं, मिनिमम लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिमम लेंथ, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझे। अगर हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे थोड़ा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया, क्या बताएंगे सर। जैसा कि हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, HCl क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H से हाइड्रो, Cl से क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल होता है। आइए इसको समझते हैं कि क्या परिभाषा सत्य है। आइए देखें, यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। कितना होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। कितना आप बताएंगे सर, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब उसके बाद Cl पे कितना चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है। कितना, -1 चार्ज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को, नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, दो बराबर आवेश हो। क्या कैसा आवेश हो, ऐसा एक निकाय लीजिए
ऐसा एक बिंदु लीजिए जिसमें दो आवेश हो, कैसे हो, विपरीत प्रकार के हो, परंतु क्या हो, उसकी मात्रा क्या हो, समान हो। उसकी मात्रा कितनी हो, समान हो, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसा मेरा होता है H2, पानी जानते हैं आप, जिसको हम जल कहते हैं, पानी। ये पानी का फार्मूला हुआ, क्या है, पानी का फार्मूला हुआ। यहां तक क्लियर है। देखिए यहां पे कह रहा है हाइड्रोजन में 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के +2 अणु, हाइड्रोजन पे +2 अणु काम कर रहे हैं। और इस पे यानी किस पे, ऑक्सीजन पे -2 अणु काम करेंगे। ये क्या है, मात्रा समान है। अब प्रकृति क्या है, विपरीत है। प्रकृति कैसी है, विपरीत है, मात्रा समान है, अर्थात यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। उसके बाद देखिए चिन्ह कैसा है, चिन्ह परिवर्तन है, ये प्लस है तो ये माइनस है, अर्थात प्रकृति विपरीत है और मात्रा समान है। यही मेरा कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। वापस से समझे एक बार, चलिए आइए देखते हैं एक बार वापस से, आइए वापस से समझते हैं इसको। क्या लिखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। परिभाषा सबसे पहले हमने लिखा है क्या, तो आप बताएंगे सर क्या लिखा है, ऐसा निकाय जिनमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हो। क्या हो, जिनमें 2 बराबर हो, दोनों चीजें क्या हो, जैसे मान लीजिए आपका वजन 50 kg है तो दूसरे का वजन क्या होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए, ठीक है। क्या समझेंगे, एक आदमी था, उसका वजन 50 kg था। एक उसका बेटा हुआ, उसका भी वजन कितना हो गया, 50 kg हो गया, ठीक है। समझेंगे यहाँ पे, ये 50 kg है, ये 50 kg है। फिर अब 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार, विपरीत माने क्या होता है भैया, यहाँ पे विपरीत माने आप बताएंगे सर उल्टा होता है। क्या होता है, विपरीत माने उल्टा होता है ना, विपरीत प्रकार के आवेश हो। आवेश हमने बताया विपरीत प्रकार के, जैसा एक धनात्मक रहेगा तो दूसरा कैसे रहेगा, निगेटिव, ऋणात्मक होगा। तो आप यहाँ बताएंगे अगर ये 50 किलो प्लस में है और तो ये कितना होना चाहिए, 50 kg माइनस में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 kg माइनस में होना चाहिए। इसी निकाय को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी संबंध को, इसी रिलेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक एग्जांपल समझाएं, और जैसा कि आप जानते हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोराइड होता है ना, या तो आप कह सकते हैं HBr भी आप जानते होंगे, केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे देखिए इसका आवेश कितना होता है, तो आप बताएंगे सर हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है वो +1 होता है, हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1 चार्ज होता है। और ब्रोमीन पे जो चार्ज होता है, Br पे जो चार्ज होता है, यहाँ पे अगर हम लिखे Br अर्थात तो ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है। कितना होता है, -1 चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, मात्रा इसकी समान है, अर्थात कह रहा है बराबर है, मात्रा क्या है, बराबर है, समान है, लेकिन क्या है, विपरीत प्रकार का है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है। यही मेरा कहलाता है निकाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको रफ करें भैया इसको, चलिए उतारिए, अच्छा जल्दी उतारिए, उतार लीजिए, उसके बाद हम रफ करें इसको। उतार लिए आप लोग, उतार चुके, आइए रफ करें इसको हम। अब हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो यहां पे लिखेंगे परिभाषा क्या, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण लिखेंगे। देखिए भैया, हमने इतना देर इसको पढ़ाने का मेरा रीजन क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना देर चर्चा क्यों की है, क्योंकि तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने जो चर्चा की इतना देर, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इतना देर हमने चर्चा किया, उसका मकसद एक ही है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत आगे तक पढ़ने वाले हैं। क्या उससे हम बहुत चीजें वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। इसलिए वहां पे हम बार बार आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझा रहे थे, बता रहे थे, उसको ध्यान में रखिएगा, उससे बहुत चीजें क्लियर होंगी आपकी, ठीक। अब जैसे कि आपका लिखा है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसके इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। अब यानी इसका परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, फिगर से समझे। आइए देखें, मान लीजिए कोई वैद्युत ध्रुव है, क्या है, मान लीजिए कोई वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव कब होगा, जिस पर प्लस और माइनस क्यू आवेश होगा और जिसके बीच की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 2l, अर्थात इसके बीच जो होगी लंबाई कितनी होगी, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, अल्पतम दूरी होगी। क्या होगी, अल्पतम दूरी होगी, जिसको हम कहते हैं मिनिमम लेंथ। क्या कहते हैं, मिनिमम लेंथ, ठीक। अब देखिए, इसको हम बिंदु का नाम भी दे सकते हैं, ए और बी, ए बी इसका नाम दे दिए, ठीक है, यानी ये भी नाम दे दिए। अब आइए समझते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किससे लिखते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरा क्यू, क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, और ये क्या है, अल्प दूरी, वैद्युत आवेश और अल्प दूरी के स्केलर गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात हम इस Q का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकल के आएगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा जब हम इस Q का इस 2l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां तक क्लियर है बातें, यहां तक की बातें क्लियर है। अरे अब इससे हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे लिखते हैं, तो आप बताएंगे सर रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है, कोई परेशानी किसी को, चलिए यानी हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, आप बताएंगे क्या सर ये कौन सी राशि है, तो आप बताएंगे सर ये वेक्टर राशि है। कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि। तो यहां पे लिखेंगे आप क्या, यह एक नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो किस साइड से किस साइड की, मतलब किस ओर से किस ओर तक होती है, तो आप बताएंगे हैशटैग नोट करके लिखेंगे, इसकी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर इसकी क्या होती है, दिशा होती है। इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है भैया माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। यहां तक कोई दिक्कत, इसकी जो दिशा होगी वो कहां से होगी,
माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की ओर होगी। यहां तक क्लियर? आप बताइए भैया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आप बताइए यहाँ पे कि इसका जो मात्रक होता है, यानी इसका जो मात्रक होता है, मेजर जो आप इसका मेजर करते हैं, किसमें नापते हैं इसको, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आप बताइए, आंसर करिए अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। सर आवेश का मात्रक आपने पढ़ा रखा है कूलम, क्या पढ़ा रखा है? कूलम। बात तो सही है, बात तो सही है, हमने पढ़ाया है। और आप बताएंगे दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है, कोई बताएगा? तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या दूरी का मात्रक क्या होता है भैया? मीटर होता है। क्या अर्थात जो इसका एमकेएस मात्रक निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? इसका एमकेएस मात्रक आप बताएंगे क्या? इसका एमकेएस मात्रक क्या होता है, आप बताएंगे क्या? सर कूलम इंटू इसका एमकेएस मात्रक, यहां लिखेंगे हैशटैग इसका एमकेएस मात्रक। एमकेएस पद्धति हम किसे कहते हैं, आइए अभी चर्चा करते हैं उसकी। हम इसका एमकेएस मात्रक क्या होगा? इसका एमकेएस मात्रक कितना होगा? कूलम इंटू मीटर होता है, कूलम गुणे मीटर होता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? या तो इसका दूसरा मात्रक होता है डेबाई। क्या होता है? डेबाई। यहां पे लिखेंगे डेबाई। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? डेबाई होता है। अब भाई चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, एक नई बात यहां पे क्या निकल के आई है? एमकेएस। एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं? आप भैया एक नई बात निकल के यहाँ पे क्या आई? एमकेएस पद्धति अर्थात एमकेएस सिस्टम क्या होता है? हमारे भौतिक विज्ञान में 4 सिस्टम्स हैं। किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, किसी राशि को नापने के लिए हमारे भौतिक विज्ञान में 4 प्रकार के क्या है? सिस्टम्स बनाए गए हैं। लेकिन आजकल जो चलता है भैया वो क्या चलता है? मेरा एक ही सिस्टम चलता है। आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? पहले हम इसकी बीमा निकाल लें, उसके बाद हम चर्चा करते हैं क्या सिस्टम पे। आइए इसकी बीमा निकाल लें। हैशटैग लिखेंगे, हैशटैग क्या? इसकी बीमा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की बीमा। क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां तक क्लियर है? यहां पे लिखेंगे बीमा क्या निकल के आएगी, तो आप यहां पे बताएंगे भैया कि एक कूलम बराबर कितना होता है? एक कूलम बराबर कितना होता है? एक कूलम की बीमा आप बताएंगे? एक कूलम की बीमा आप बताएंगे क्या? फटाफट आंसर करिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। बेटा यहाँ पे मेरा जो चर्चा हो रही है कूलम की, तो 3 या 4 दिन से चर्चा हो रही है। देखिए लेक्चर फर्स्ट से मेरा शायद चल रहा है कूलम। जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलम होता है। एक कूलम बराबर क्या होता है आप ये बताएंगे? बताइए भैया क्या होता है यहाँ पे? तो आप बताएंगे कि जो होता है सर वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो हमने इसकी बीमा भी निकाला था, एक कूलम की बीमा अर्थात आवेश की बीमा क्या निकाला था हमने? 80। किसकी बीमा है? कूलम की अर्थात विद्युत आवेश की बीमा है। ये मेरा आवेश की बीमा है। और हम दूरी की बीमा कितना निकाले थे? तो आप बताएंगे दूरी की बीमा बताएंगे भैया? एल होता है।
दूरी का मात्रक मीटर, मीटर को हम कैपिटल एल से लिखते हैं, किसमें, डायमेंशन में, अर्थात बीमा में। यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसकी जो बीमा निकल के आएगी भैया वो आएगी ALT। यहाँ पे लिख सकते हैं m की घात 0, a की घात 1, l की घात 1, t की घात 1। एक लिखा नहीं जाता है MLT, यहाँ पे लिख सकते हैं m की घात 0, जिसकी घात 0 होती है उसका मान सदैव 1 होता है। क्या होता है? जिसकी घात 0 होगी, जिसकी पावर 0 होगी, उसका मान सदैव 1 होता है। आप लघुगणक पढ़े होंगे, लॉगरिथम्स पढ़े होंगे, तो वहां पे आपको साफ साफ लिखा रहता है। कोई दिक्कत? लॉगरिथम्स आप पढ़े होंगे ना, लघुगणक आप पढ़े होंगे कक्षाओं में, वही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब हम क्या बात करने वाले थे भैया, ये जो मेरी क्वांटिटी है, जो राशियों का मापन किया जाता है, जो सिस्टम्स हैं, अब हम सिस्टम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम किसकी चर्चा करेंगे? सिस्टम की। जैसे सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सिस्टम कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ऐसे जान लेंगे, फिर उसके बाद हम डीपली पढ़ेंगे कक्षा 11 वाले चैप्टर में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जानेंगे थोड़ा सा सिस्टम मेरा क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम अर्थात पद्धति। पद्धति कौन कौन सी होती है हम बताएं भैया। तो पद्धतियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है पहला यहाँ पे होता है FPS। दूसरा होता है CGS। तीसरा होता है MKS। चौथा पद्धति होती है भैया मेरा SI पद्धति। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे पहले यहाँ पे जाने FR क्या होता है। FR बताएंगे भैया आप। FR फुट होता है। PFR क्या होता है? पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। SFR सेकेंड होता है। क्लियर है? CFR सेमी होता है। CFR सेमी होता है। GFR ग्राम होता है। ग्राम होता है। SFR सेकेंड होता है। अब यहां पे देखें अगर हम MFR क्या होता है? मीटर। MFR मीटर होता है। KFR किलोग्राम होता है, किग्रा लिखते हैं। और SFR सेकेंड होता है। अब हम बात करें तीनों की, उसके बाद हम सबसे लास्ट में चर्चा किसकी करेंगे? सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे SI पद्धति की, अर्थात अंतरराष्ट्रीय पद्धति की। तीनों पे हम चर्चा करें अगर भैया, FPS पद्धति की राशि किसे कहते हैं? तो आप आंसर करेंगे क्या? जिनका मापन, जिनका मेजरमेंट फुट पाउंड सेकंड में किया जाता है, उस भौतिक राशि को हम कहते हैं FPS पद्धति की राशि। क्या कहते हैं? FPS पद्धति की राशि कहते हैं। और दूसरा में हम देखेंगे क्या? CGS पद्धति। क्या देखेंगे? CGS पद्धति। तो यहां समझे क्या? वे भौतिक राशियां जिनका मापन सेमी ग्राम सेकंड में किया जाता है, ऐसी भौतिक राशि को हम कहते हैं CGS पद्धति की राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? CGS पद्धति की राशि कहते हैं। अब हम बात करें किसका? MKS पद्धति की। वे भौतिक राशियां जिनका मेजरमेंट, जिनका मापन मीटर, किलोग्राम या फिर सेकंड में किया जाता है, वे भौतिक राशियां MKS पद्धति की राशि कहलाती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट है किसी को? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भैया कि FPS पद्धति की राशि कब होगी, तो आप क्या आंसर करेंगे? बताइए बेटा, क्या आंसर करेंगे आप? तो आप जल्दी से बताएंगे कि सर जो फुट पाउंड सेकंड में मापा जाएगा वो होगा क्या? FPS पद्धति की राशि। क्या होगा? FPS पद्धति की राशि। यहां तक क्लियर है? आप फिर देखिए, जो भी क्वांटिटी, जो भी राशि सेमी ग्राम सेकंड में मापी जाएगी वो होगी CGS पद्धति की राशि।
क्या होगी, सीजीएस पद्धति की राशि होगी। ठीक, और वे भौतिक राशि जिसका मापन हम मीटर किलोग्राम सेकंड में करेंगे वो होगी एमकेएस पद्धति की राशि कहेंगे। तो अब बात करें हम किसकी, एसआई पद्धति की, किसकी, इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अर्थात जो प्रचलित पूरे विश्व में है वो कौन सा पद्धति इस समय चल रहा है, कौन सा पद्धति चल रहा है भैया, इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है। तो इंटरनेशनल सिस्टम को मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जो पूरे विश्व में यूज किया जाता है उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। पूरे देश में, हर एक देश में ये सिस्टम लागू होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? वे भौतिक राशियां, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप, वे भौतिक राशियां जिनका मापन अंतरराष्ट्रीय पद्धति पे किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम पे किया जाता है, पूरे विश्व स्तर पे किया जाता है, उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, या तो एसआई पद्धति की राशि कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? आप बताइए इसको, आप इसको नोट डाउन करिए। तो इसको हम रख करें और बात करें नेक्स्ट, बात करें हम नेक्स्ट। हम बात करें नेक्स्ट, इसको हम रख करें। हम बात करें जैसे कि हमने कल लेक्चर के लास्ट में बताया था क्या, कि भैया हम चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर। आइए वहां पे हम चर्चा करते हैं। यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, अक्ष पे और निरक्ष पर। वैद्युत ध्रुव के कारण लिखेंगे, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां तक देखें, अगर हम क्या इसकी स्पेलिंग, तो भैया यहां पे हम चर्चा करने वाले थे क्या, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, किस पर, अक्ष पर, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, अक्ष पर, ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, एक्सिस माने अक्ष होता है, ऑन माने पर। ठीक है, अब यहां समझे, अगर इलेक्ट्रिक माने होता है विद्युत, फील्ड माने होता है क्षेत्र, इंटेंसिटी माने होता है तीव्रता, ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल माने क्या होता है, वैद्युत ध्रुव, आयन एक्सिस, ऑन एक्सिस, आयन नहीं लिखा है भैया, आयन लिखा है, क्या ऑन है। ठीक, अब हम बात करें क्या, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर क्या होती है। तो यहाँ फिगर बना के समझेंगे हम लोग। क्या सबसे पहले अगर बात कर रहा है वैद्युत ध्रुव की, क्या कर रहा है बात, वैद्युत ध्रुव की, तो हम वैद्युत ध्रुव की भी क्या बनाए थे, डायग्राम बनाए थे। तो यहाँ पे बनाए डायग्राम, ये होता है वैद्युत ध्रुव का डायग्राम, अर्थात जिसको हम कहें तो फिगर, या तो कहें तो आकृति, या तो कहें चित्र, कोई भी आप कहें ना। यहाँ पे अगर देखें तो एक मेरा प्लस आवेश था, एक पे माइनस आवेश था, इसका हम नाम दे दें, ए बिंदु है ए बिंदु का नाम है बी, इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं, दूसरे बिंदु का नाम हम बी दे देते हैं। इस बिंदु ए पे एक आदमी बैठा है जिसका नाम हम प्लस क्यू दे देते हैं, इस बिंदु बी पर एक इंसान बैठा है जिसका नाम हम माइनस क्यू दे देते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। और इसके जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी, मिनिमम लंबाई थी, क्या थी, मिनिमम लेंथ थी, अर्थात अल्पतम दूरी थी।
अगर भैया एक्सिस की बात कर रहा है, एक्सिस होता है जो ऐसे इसको हम आगे बढ़ाएं, यही होता है मेरा एक्सिस। ये क्या है? यही है मेरा एक्सिस अक्ष। ये क्या है? अक्ष। इसको भी यहां से अगर हम ऐसे ऐसे डाट डाट करके बढ़ाएं इसको आगे हम, ये क्या है? मेरा अक्ष। यानी इस बिंदु पे हमको क्या ज्ञात करना होगा? इस एक्सिस पे हमको ज्ञात करना है, बिंदु इसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। इस बिंदु P पर हमको ज्ञात करनी है इंटेंसिटी, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहां तक? आइए बात करें अगर हम, तो ये जो यहां से भैया जो यहां तक की दूरी है वो कितनी है? R है। कितना है? R। मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी होगी? R है। चलिए देखिए हम यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं, इसका जो केंद्र है उसका नाम दे देते हैं O। अब देखिए इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी भैया? L। यहां से यहां तक की दूरी L हो जाएगी, फिर यहां से यहां तक की दूरी L हो जाएगी, अर्थात इसकी पूरी दूरी कितनी है? 2L है। आधी दूरी L हो जाएगी, फिर आधी दूरी L हो जाएगी, अर्थात पूरी दूरी 2L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। यहां तक की दिक्कत है क्या? यहां तक दिक्कत है क्या? बताइए, यहां तक चित्र में कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक बार फिर से समझें। सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। उस बिंदु का नाम दे देते हैं, एक बिंदु का नाम A दे देते हैं, दूसरे बिंदु का नाम B दे देते हैं। जो A बिंदु पे एक इंसान बैठेगा उसका नाम हम +Q दे देते हैं, जो बिंदु B पर एक इंसान बैठेगा उसका नाम -Q दे देते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी थी भैया वो कितना थी? अल्पतम दूरी थी। कितना थी? अल्पतम दूरी थी ना, न्यूनतम दूरी थी, तो उसका 2L। उसको हम क्या लिखे? 2L करके लिखे हैं। अब इस बिंदु को अगर इस पॉइंट को हम ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ाएंगे तो हमारा यही एक्सिस होता है, यही मेरा अक्ष होता है। तो इस बिंदु का नाम हम P दिए। इसी P बिंदु पर हमको ज्ञात करनी है इंटेंसिटी। क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? अब यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं कितना है? R मीटर है। क्या है? R सेमी है, R मीटर है, कुछ भी आप मान सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब भी कोई दिक्कत है? बताइए ना, अभी किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। नहीं है तो चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ पे अब देखिए किसके किसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। सबसे बड़ी बात समझ बताने वाला हूं यहाँ पे। क्या? इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर किस किस के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? किस किस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है बिंदु P पर? तो आइए समझें। यहाँ पे सबसे पहले उत्पन्न होगा +Q आवेश के कारण। जो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है +Q, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा +Q के कारण। और दूसरा जो आदमी है, दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति का नाम है -Q। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। और यही हमको तो यहाँ पे फाइंड करना है, EP नेट, अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए समझे। चलिए आप यहाँ हिंदी इसका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा भी लिखेंगे, सॉरी आप लिखेंगे क्या? माना एक वैद्युत द्विध्रुव भी जिस पर +Q और -Q आवेश रखे गए हैं। इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमको फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पे हमको E ज्ञात करना है। ठीक है? हिंदी आप समझे क्या? नहीं? चलिए एक बार वापस से समझते हैं, वापस से समझाते हैं एक बार। चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? माना एक वैद्युत द्विध्रुव A व B, A और B है, इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है। अल्प दूरी को हम 2L कहते हैं। ठीक? इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है, जिस पर +Q और -Q आवेश रखे गए। ये भी हो गया। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे फाइंड आउट करना है
वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है तो हम यहां पे लिखेंगे क्या? सबसे पहले मेरा उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र कौन? प्लस क्यू। तो यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए समझे यहां पे। आप भैया देखिए, आपने पढ़ रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 Q/r²। यह होता है फार्मूला। कल इसको आप सत्यापन किए थे, कल इसको निगमित किए थे। आप कहेंगे जी सर यहाँ पे हम इसका फार्मूला प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे E प्लस क्यू के कारण E बराबर क्या निकलेगा? 1/4πε0 Q/, ये R कितना निकलेगा? जो R की वैल्यू है, ये दूरी है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से लेके प्लस क्यू से लेके बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी? तो आप बताएंगे सर यहां से यहां तक की दूरी R है, यहां से यहां तक की दूरी L है, तो इसकी जो दूरी निकल के आएगी भैया वो R प्लस का L का होल स्क्वायर निकल के आएगी। कितनी दूरी क्या है? R प्लस L। क्या लिखा है? स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? क्लियर है तो क्लास को फटाफट लाइक करिए। आप क्लास को लगातार लाइक करिए फटाफट। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं यहाँ पे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करें हम माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितना होगा? और एक बात यहाँ समझने वाली क्या है, एक बात और समझें क्या? और माइनस की तरफ होगी, और माइनस की तरफ होगी। यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे दूरी निकालें इसकी क्या? यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखें, E माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 Q/, अब इसकी दूरी कितनी होगी भैया? अर्थात BP के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे आप दूरी इसका निकालेंगे कैसे? BP बराबर क्या करेंगे? इस BP में क्या करेंगे आप? OP को घटाएंगे। किसमें घटाएंगे आप? OP को घटाएंगे OB में। किसमें? OB में। अर्थात आइए समझे, BP का जो दूरी निकल के आएगी कितना? R। इसका कितना है? OP का मान कितना दिया है? R दिया है। और OB का मान कितना है? तो आप बताएंगे सर L है। क्या है? L। अर्थात जो BP की दूरी निकल के आएगी बेटा, वो कितना निकल के आएगी? R माइनस का L निकल के आएगी दूरी। कितना? R माइनस का L निकल के आएगी। तो यहाँ पे समझे, इसकी दूरी रखें R माइनस का L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, नहीं है ना? अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात क्या है, हमने बताया क्या कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस से दूर होता है। क्या होता है? प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है। प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है, अर्थात माइनस की तरफ होता है। वैद्युत क्षेत्र जो होता है भैया वो प्लस से दूर, यहाँ पे देखिए प्लस से दूर है, प्लस से दूर है और माइनस की तरफ होगा, माइनस की तरफ होगा। यहाँ पे देखें साफ साफ दिख रहा है। यानी हमको नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बिंदु पे चाहिए, अर्थात इसी बिंदु पे चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से
घटा देंगे तो हमारा नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। अर्थात हम बड़े मान में से छोटे मान को घटा देंगे, जो मेरा मान निकल के आएगा वही होगा ई नेट, अर्थात नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यार समझे? आइए समझते हैं। यहाँ पे हर में क्या है, r माइनस का l है, और यहाँ पे हर में क्या है, r प्लस का l है। अब छोटी बड़ी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे समझे, जैसे मान लीजिए ये 2/5 है, 2/5 है, और दूसरा मान लेते हैं 2/10 है। देखिए हर सेम है, अंश सेम है ना, Q बटा यहाँ पे r प्लस l है, मान लीजिए r प्लस l है, और ये r माइनस l है, अर्थात ये छोटी वैल्यू आएगी। जो छोटी वैल्यू होती है भैया भिन्न में, उसका मान सदैव बड़ा आता है। जो भिन्न में छोटी वैल्यू होती है, जो जिसका हर छोटा होता है, उसका मान सदैव बड़ा आता है, और भिन्न में जिसका हर बड़ा होता है उसका वैल्यू हमेशा छोटा आता है। तो आप बताएंगे बेटा क्या सर क्या बड़ा है, समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है। तो आप हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ई नेट बराबर ई नेट, यहाँ लिखेंगे ई नेट बराबर ए माइनस क्यू में ए प्लस क्यू को हम माइनस कर देंगे तो मेरा ई नेट निकल के आएगा। तो बेटा यहाँ पे आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रखें मान ई नेट का, इसका मान कितना दिया, 1/4πε0 क्यू बट्टे का r माइनस का l स्क्वायर, माइनस इसको कोष्टक में रखें क्या, चलिए कोष्टक में कर देते हैं यहाँ पे इसको। अभी प्लस का मान कितना है, 1/4πε0 क्यू अपान का r प्लस का l का होल स्क्वायर। इसका हम कोष्टक बंद कर देते हैं। बेटा इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए अब यहाँ पे हमको कुछ मिलता जुलता चेहरा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी इतना दिख रहा है, समान है, ये भी इतना हमको यहाँ पे समान है। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं, जिसको हम कॉमन कहते हैं। इसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। Q अपान 4πε0 कॉमन हो गया बेटा। फिर बचा क्या, देखते हैं। 1/r माइनस का l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस का l का होल स्क्वायर। ये बचा क्या, इतना बचा क्या, बोलिए इतना बचा क्या? हम इसका निशान दिखा दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे एक फार्मूला आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे क्या, कक्षा 8 में एक फार्मूला आपने पढ़ा क्या, जब एक कोष्टक में a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी होता है तो इसका फार्मूला होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बात सही क्या है क्या, इतनी बात सही है क्या? चलिए यानी जो एक कोष्टक में a प्लस बी होगा दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होगा, उसका फार्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आप देखिए, इसका हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। चलिए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ई नेट बराबर Q अपान 4πε0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में r माइनस l का होल स्क्वायर। कोष्टक बंद करें क्या, अब ये क्या हो जाएगा, r माइनस l r स्क्वायर l स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के हिसाब से कितना हो गया। अब इसको ऐसे हम करें क्या, अब इसको हम सरलीकरण करें क्या, सिंप्लीफिकेशन करें क्या, अर्थात सरलीकरण करें
चलिए तोड़ते हैं इसको। अब यहाँ पे ई नेट लिखेंगे, ई नेट लिखेंगे, क्या हो गया ई नेट? ई नेट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बेटा यहाँ पे आप फार्मूला तोड़िएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा दिख रहा है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा दिख रहा है, तो आप बताएंगे क्या? इसको हम रब करें क्या? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो आप बताएंगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर है? चलिए इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। इस फार्मूले को तोड़ के यहाँ पे रख देना है, यानी ए की जगह पे आर स्क्वायर प्लस बी की जगह पे एल स्क्वायर प्लस का 2rl, 2rl। अब ये माइनस है, कोष्टक में रखेंगे इसको हम। आर माइनस एल का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2rl। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अब इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें यहीं पे, चलिए ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। सर बात तो सही है, ये नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करिए, 12 पहुंच गए तो आपका इतना कॉमन सेंस तो है ही है, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है ही है। अब इसका हम फार्मूला तोड़े क्या? ये हो जाएगा r की घात 4 माइनस का l की घात 4। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं? यहां तक अगर बात समझ में आई तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कट जाएगा। r प्लस है, r माइनस कट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस कट जाएगा। 2rl यहाँ पे है, 2rl यहाँ पे है, तो आप बताएंगे क्या? ई नेट का वैल्यू जो निकल के आएगा यहाँ पे लिखेंगे ई नेट बराबर क्या निकल के आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे अंदर बचा क्या फिर? 2 2 4 2 2 4 RL 4RL। अब नीचे बचा क्या? R की घात 4, R की घात 4 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्यों? L जो है भैया वो बहुत छोटा है, किसकी तुलना में? R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए L को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी दोस्त को 100 रुपए दिए, कितना दिए? 100 रुपए दिए, और उसने आपको भेजा कितना? 99 रुपए 990 पैसा भेज दिया आपको। कितना? सॉरी 99 रुपए 90 पैसा भेज दिया आपको। कितना? 100 रुपए आप उसको दिए थे। कितना दिए थे? 100 रुपए दिए थे। आपको कितना रिटर्न किया? 99 रुपए 90 पैसा। बताया कि देखिए दोस्त पैसा नहीं था मेरे पास, 10 पैसा मेरे पास कम पड़ गया, हम आपको दे नहीं पाए। तो आप क्या कहेंगे? चलिए जाने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पैसा कौन मांगता है भैया, है कि नहीं? बेटा 10 पैसा कौन मांगता है आजकल? तो आप कहेंगे छोड़ दीजिए इसको। यानी यही बात है इसके साथ, यही बात है R का L के साथ। R जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए क्या कहा L को? चलिए छोड़ दीजिए ना उसको, चलिए उसको छोड़ देते हैं। इस R से एक बार इस R को कैंसिल कर देते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? आप देखेंगे समझने वाली बातें हैं। अब E बराबर क्या निकल के आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हम 2 को आगे कर लेंगे, 2L बचा, आगे गुणा में क्या रखेंगे? Q रख देंगे। यहाँ अपॉन में क्या बचेगा मेरा? R क्यूब बचेगा। क्या बचेगा? एक घात यहाँ से कट जाएगी,
बचेगा r की घात 3, r की घात 3 बचेगी। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था फार्मूला? यहां पे लिखे क्या? यहां पे देखिए, रो बराबर Q इंटू 2L, रो बराबर Q इंटू 2L। ऐसा इसलिए हमने किया, 2 दूनी 4 होता है भैया, 4L था, 4L हो गया, इंटू Q था ना इंटू में, Q इंटू 2L हो गया। मेरा एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ये जो मेरा मान निकल के आएगा भैया, जो मेरे वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 रो अपॉन r3। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो बताइए, दिक्कत है किसी को? अगर परेशानी है तो बताइए। यहां तक आपको पूरा साफ साफ लिखा दिख रहा है क्या? वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता h पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस। यही तो है। आइए समझे एक बार, क्या वापस से समझे, उतार लीजिए अच्छे इसको उतारिए जल्दी, तो आगे समझे। उतार लिए आप, आगे समझे इसको। चलिए वापस से समझते हैं इसको हम एक बार फिर। सबसे पहले हमने बनाया क्या, एक डायग्राम बनाया। क्या बनाया? एक डायग्राम बनाया। चलिए यहां पे बनाते हैं समझाने के लिए। ये मान लीजिए हमने बनाया क्या, एक वैद्युत ध्रुव A और B, जिसका नाम था, जिस पर +Q और -Q आवेश रखे गए थे। कौन से? +Q और -Q आवेश रखे गए थे। उसके बाद हमने इसके बीच की जो दूरी मानी थी, कितना माना था? 2L, अल्प दूरी माना था। और इस बिंदु को हम डॉट 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 करके आगे बढ़ाए, यही होता है मेरा अक्ष। इसी को हम कहते हैं एक्सिस, अर्थात अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। चलिए यहीं पे एक बिंदु मेरा मिल जाता है। क्या? इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। इस बिंदु पर हमको फाइंड आउट करना होता है, फाइंड वैल्यू करना होता है ए की वैल्यू ज्ञात करना होता है। यहां तक की बातें क्लियर है? यही किया था ना हमने। चलिए तो यहाँ पे हमने ये किया था। उसके बाद अब यहां से भैया इसकी जो दूरी मान लेते हैं, ये इसका मध्य बिंदु होगा, जिसको हम केंद्र कहते हैं। इसका केंद्र होता, किसका मतलब है? केंद्र होगा। चलिए ये हो गया केंद्र आपका। इस केंद्र से जो P तक की दूरी है उसको हम मान लेते हैं R। बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी को हम कितना मान लेते हैं? R। यही किया है यहाँ पे, कहेंगे सर हाँ। अब उसके बाद अब देखिए, अब इस बिंदु से O तक की दूरी L हो जाएगी, इस बिंदु से B तक की दूरी L हो जाएगी। अर्थात 2L को हम L और L में डिवाइड करेंगे, कितना होगा? L और L में बांट देंगे तो 2L को L और L हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर 2L हो जाएगा। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है क्या? उसके बाद हमने क्या कहा कि भैया जो है इस बिंदु P है, उस पर किस के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? बिंदु P पर किसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? तो हमने बताया कि जो वन मानुष बैठा है ये +Q, एक तो इसके कारण उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा एक वन मानुष बैठा है -Q, इसके कारण उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? अगर बातें समझ में आ रही है तो आप लाइक करिए, ठीक? अगर बातें समझ में आ रही है तो ही लाइक करिए, उसके अलावा कोई भी क्लास को लाइक मत करिएगा, ठीक? चलिए यहां तक आगे देखें। अब उसके बाद हमने लिखा क्या? अब भैया कह रहा है कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर होगी क्या? +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ पे लिखेंगे E प्लस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r² होता है, फार्मूला हमने कल पढ़ाया था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r² फार्मूला होता है, कल हमने पढ़ाया था। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पिछले लेक्चर को आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। यहाँ पे R की जो वैल्यू है भैया, सॉरी,
जो यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे, इस बिंदु Q से इस बिंदु P तक की वैल्यू कितनी है, L है, इसकी वैल्यू R है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं इसकी जो दूरी निकल के आएगी वो R प्लस L होगी। बताइए किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहां तक हो गया, R प्लस L हो गया, और लिखा क्या था, स्क्वायर था, बिना देखे समझे सोचे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक की बातें क्लियर है। समझने वाली बात हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होगा और माइनस की तरफ होता है, प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है। यहाँ पे वही हमने लिखा है, क्या विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होता है और प्लस से दूर होता है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखा क्या, तो यहाँ पे E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L। यहाँ पे इसकी दूरी निकाले है ना, इसकी दूरी जैसे इसकी दूरी निकाले थे यहाँ से यहाँ तक की, अब यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी चाहिए भैया, BP की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस OP को किसमें घटा देंगे, OB में से घटा देंगे, तो हमको दूरी पता चल जाएगी किसकी, BP की। यहाँ तक क्लियर है क्या, हो गया स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, ये नेट चाहिए, अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। नेट माने क्या होता है, कुल होता है, क्या होता है, कुल, टोटल, जिसको हम कहते हैं टोटल। चलिए ये नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटा देंगे। ये हमको पता कैसे चलेगा, तो हमने बताया क्या भैया कि अगर भिन्न जैसे 2/5 दे दिया जाए और 2/10 दे दिया जाए आपको, और आपसे कहा जाए कि इनमें से बड़ा कौन है, तो आप बताएंगे क्या, तो आप बताएंगे सर जिसका हर छोटा होगा उस भिन्न का मान हमेशा बड़ा आएगा, जिस हर का मान छोटा होगा उस भिन्न का मान बड़ा आएगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा उसका मान सदैव छोटा आएगा। यहां तक क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए आप देखिए यहाँ पे वही हमने किया, यहां पे देखिए अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे, सॉरी 4 में से अगर हम 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 2, और हम 4 में से 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6, अर्थात इसका हर कितना आएगा, इसका हर 6 आएगा। मान लीजिए 4/6 लिखा है और ये कितना लिखा है, 4/2 लिखा है। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा, तो आप बताएंगे सर इसका हर छोटा है तो ये, इसका हर छोटा है तो ये बड़ा होगा, इसका हर बड़ा है तो ये छोटा होगा। अर्थात हमको क्या करना है, E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू को घटा देना है, E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू को घटा, सॉरी E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू को घटा देना है, वही हमने किया है। बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, कॉमन सेंस है आपके पास, आप 12 में पहुंच चुके हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने आपको समझाया है एक एक स्टेप करके। आइए समझते हैं। तो इसका वैल्यू रखा है यहाँ पे E माइनस क्यू का, फिर माइनस लगाया, फिर E प्लस क्यू का वैल्यू रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए ये कॉमन मिल रहा था, ये पूरा मिल रहा था, इसको हमने बाहर लिख लिया, इसको हम कहते हैं कॉमन लेना मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता हो उसको बाहर लेना होता है कॉमन। यहाँ तक बात ऐसे क्लियर है। अब देखिए जो बचा उसको हम कोष्टक के अंदर रख लिए, वहां के बाद हम एक फार्मूला आपको बताए क्या, a माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो तो होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताइए बेटा होता है, कक्षा 8 में आप पढ़े, कक्षा 8 में आप पढ़े हैं, तो कहेंगे सर हाँ तो पढ़े तो हैं। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा गया है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वहां के बाद लिखा हमने यही, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करा लिया। कोई दिक्कत है क्या, बताइए किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन सेंस है, 12 में आप पहुंच चुके हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आज की क्लास भैया यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, अर्थात हम उसमें पढ़ेंगे क्या, हम उसमें पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर क्या होती है। क्या निरक्ष पर क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पे हम बेहतरीन ढंग से उसको कवर करेंगे कल की क्लास में। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को मत भूलिएगा। आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।